नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की गहराइयों में उतर रहे हैं और एक ऐसे अनुच्छेद पर बात करेंगे जो पहली बार सुनने में शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे। नमस्कार। कभी ये सोचा है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट अगर कोई उसकी बात ना माने या उसका अपमान करे तो उसे खुद ही सजा कैसे दे सकता है? मतलब ये कि कोर्ट खुद ही शिकायत करता, खुद ही जज, अपनी ही तौहीन के लिए, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, ये बात सही है कि पहली नज़र में ये थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन असल में ये भारतीय न्याय व्यवस्था की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं स्थापित शक्ति है। अच्छा। और ये सीधे तौर पे जुड़ी है न्यायपालिका की आज़ादी से, उसके अधिकार से, उसकी गरिमा से। तो ये कोई ऐसी वैसी शक्ति नहीं है। बिल्कुल। पिछली बातचीत में हमने अनुच्छेद 128 पर फोकस किया था, जी जो रिटायर्ड जजों की सुप्रीम कोर्ट में वापसी से जुड़ा था। जी आज हम उससे एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, अनुच्छेद 129 को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं, वो इसी अनुच्छेद पर काफी रोशनी डालते हैं। हाँ, अनुच्छेद 129 अगर संक्षेप में कहें तो सुप्रीम कोर्ट को दो बहुत बड़ी शक्तियां देता है। पहली, ये उसे अभिलेख न्यायालय या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। जी। और दूसरी, ये उसे अपनी ही अवमानना मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए सजा देने का अधिकार देता है। और ये दोनों बातें, ये शक्तियां आपस में काफी गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो आज हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों के जरिए हम समझें कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने का असल मतलब क्या है, क्यों ये रिकॉर्ड इतने खास हैं, और ये अवमानना वाली शक्ति क्यों दी गई, इसका इस्तेमाल कैसे होता है। और सबसे जरूरी, आज के समय में जहां इंफॉर्मेशन और बोलने की आजादी के मायने बदल रहे हैं, इस अनुच्छेद की क्या अहमियत है और इसे लेकर क्या क्या बहस चल रही है आजकल। तो चलिए इसको परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 129 के टेक्स्ट से ही। वो कहता है, सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। देखिए कितने साफ और सीधे शब्द हैं। हाँ, काफी स्पष्ट है। तो पहला हिस्सा लेते हैं, अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसका मतलब सिर्फ ये तो नहीं कि कोर्ट में जो होता है वो सब लिखा जाता है, वो तो शायद आम अदालतों में भी होता होगा। यहाँ क्या खास बात है? नहीं नहीं, यहाँ बहुत कुछ खास है। देखिए, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने का मतलब सिर्फ फाइलें जमा करना नहीं है। इसके दो मुख्य पहलू हैं, आप कह सकते हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्यवाही, उसके फैसले, उसके आदेश, यहाँ तक कि गवाहों के बयान, सब कुछ परमानेंटली रिकॉर्ड किया जाता है। और ये रिकॉर्ड सिर्फ कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि इन्हें एक प्रमाण माना जाता है। प्रमाण मतलब सबूत की तरह कहीं भी पेश कर सकते हैं? बिल्कुल। और सिर्फ पेश ही नहीं कर सकते, बल्कि इनकी सच्चाई पर, इनकी प्रामाणिकता पर किसी दूसरी अदालत या अथॉरिटी में सवाल नहीं उठाया जा सकता। अच्छा। ये एक तरह से फाइनल प्रूफ माने जाते हैं। इनका अपना एक वजन होता है, कानूनी और ऐतिहासिक। जरा सोचिए, देश की सबसे बड़ी अदालत का रिकॉर्ड है। ये तो वाकई बहुत महत्वपूर्ण बात है। और दूसरा पहलू क्या है इसका? दूसरा पहलू शायद और भी ज्यादा अहम है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के नाते ही सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं, जो सिद्धांत वो तय करता है, वो भविष्य के मामलों के लिए नजीर बन जाते हैं, मतलब प्रेसिडेंट। अच्छा, जैसे वो लैंडमार्क जजमेंट्स होते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ नजीर नहीं बनते, ये देश का कानून बन जाते हैं। मतलब सभी निचली अदालतों को, सारे अधिकारियों को इन्हें मानना ही पड़ता है। ये बाध्यकारी होता है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वो फाइनल अपील कोर्ट है, उसके ऊपर कोई और कोर्ट नहीं है। तो उसने जो कानून तय कर दिया वो फाइनल है, और इसी रिकॉर्ड के आधार पर हमारा कानून आगे बढ़ता है, विकसित होता है। अच्छा, तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब हुआ स्थायी, अकाट्य रिकॉर्ड और कानून बनाने वाली नजीरें। ये तो वाकई सुप्रीम कोर्ट के अधिकार की नींव मजबूत करता है। बिल्कुल। अब आते हैं अनुच्छेद के दूसरे हिस्से पर, अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति। ये क्यों जरूरी समझी गई? क्या अदालतों को इतना संवेदनशील होना चाहिए कि कोई आलोचना करे तो सजा दे दे? देखिए, इसे संवेदनशीलता से ज्यादा न्याय व्यवस्था की मजबूती और उसकी गरिमा के नजरिए से देखना चाहिए। सोचिए, अगर अदालतें फैसले तो सुना दें, लेकिन कोई उन फैसलों को माने ही नहीं, या फिर लोग खुलेआम अदालतों पर या जजों पर झूठे गंदे आरोप लगाकर उनकी इज्जत गिराने लगें, तो फिर न्याय पर लोगों का भरोसा कैसे रहेगा? कानून का राज कैसे चलेगा? हाँ, ये बात तो है कि आदेशों का पालन हो और संस्था की गरिमा बनी रहे, इसके लिए कोई ना कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए। पर ये अवमानना होती कितने तरह की है? हमारे स्रोतों में इसका जिक्र है। जी, मुख्य तौर पर इसे दो हिस्सों में बांटा गया है।
पहली है सिविल अवमानना यानी सिविल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट। हाँ, ये तब होती है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर विलफुली अदालत के किसी फैसले, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या किसी और प्रोसेस को नहीं मानता, उसकी नाफरमानी करता है। अच्छा। या फिर उसने अदालत को कोई वचन दिया हो, कोई अंडरटेकिंग दी हो और उसे जानबूझकर तोड़ दें, तो ये सीधे तौर पर ऑर्डर ना मानने से जुड़ा है। जैसे कोर्ट ने कहा ये करो या ये मत करो और किसी ने जानबूझकर उल्टा किया। बिल्कुल सही। और दूसरी कैटेगरी है आपराधिक अवमानना यानी क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट। यस, इसके दायरे में वो बातें या काम आते हैं जो या तो कोर्ट की अथॉरिटी को कम करते हैं या कम करने की कोशिश करते हैं। इसमें रहता है ना जी, क्योंकि यहीं पर लगता है कि आलोचना और अवमानना के बीच की लाइन थोड़ी धुंधली हो जाती है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं और ये एक बहुत अहम मुद्दा है जिस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन आपराधिक अवमानना में सिर्फ आलोचना ही नहीं बल्कि न्याय प्रक्रिया में सीधी बाधा डालना भी शामिल है, जैसे किसी गवाह को डराना धमकाना या जजों पर गलत दबाव बनाना। और अगर कोई दोषी पाया गया, मान लीजिए सिविल या क्रिमिनल कंटेम्प्ट में, तो सजा क्या होती है? क्या हमेशा जेल ही भेज देते हैं? नहीं, जरूरी नहीं। कानून ये कहता है कि दोषी पाए जाने पर 6 महीने तक की सादी जेल या 2000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। अच्छा, 2000 रुपए तक का जुर्माना। जी, और ये कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है कि मामले की गंभीरता कितनी है, उसके हिसाब से क्या सजा दी जाए। कई बार तो सिर्फ चेतावनी देकर या माफी मांगने पर भी कोर्ट मामला बंद कर लेती है। तो ये अनुच्छेद 129 एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को डबल प्रोटेक्शन देता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तौर पर उसके फैसलों को परमानेंट और अथॉरिटेटिव बनाता है और कंटेम्प्ट पावर से उन फैसलों की और अपनी इज्जत की रक्षा करता है। ये दोनों मिलके ही सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को सही मायने में स्थापित करते हैं। आपने एकदम सही पकड़ा, ये दोनों शक्तियां एक दूसरे को पूरा करती हैं। रिकॉर्ड के बिना अधिकार अधूरा है और अधिकार की रक्षा के बिना रिकॉर्ड का वो वजन नहीं रहता। चलिए अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं। संविधान सभा में जब इस पर बात हुई होगी अनुच्छेद 129 पर, तो क्या इसे लेकर कोई अलग राय थी या सब एकमत थे? देखिए, संविधान सभा में इस पर विचार तो हुआ था और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने इस शक्ति का बहुत जोरदार समर्थन किया था। अच्छा। हाँ, उनका मानना था कि न्यायपालिका की आज़ादी, उसकी इंडिपेंडेंस, डेमोक्रेसी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ों में से है और ये आज़ादी तभी पक्की हो सकती है जब न्यायपालिका बाहरी दबावों से मुक्त हो और अपनी गरिमा की रक्षा वो खुद कर सके। मतलब उनका ये सोचना था कि अगर सरकार या कोई और ग्रुप कोर्ट की बेइज्जती कर सकता है, उसे नज़रअंदाज कर सकता है, तो फिर कोर्ट निष्पक्ष होकर काम ही नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, उनका तर्क यही था कि अगर कोर्ट के पास अपनी अवमानना के लिए सजा देने की ताकत नहीं होगी तो उसके आदेश सिर्फ कागजी शेर बनकर रह जाएंगे। कोई भी ताकतवर आदमी या संस्था कोर्ट की बात को हवा में उड़ा सकती है, जिससे कानून का शासन ही खतरे में पड़ जाएगा। और ये जो प्रावधान है, ये काफी हद तक ब्रिटिश कॉमन लॉ परंपरा से भी लिया गया है, जहां ऊंची अदालतों के पास ये कंटेम्प्ट की पावर हमेशा से रही है। तो मकसद एकदम साफ था, जुडिशियल इंडिपेंडेंस और निष्पक्षता को पक्का करना। तो संविधान बनाने वालों ने इसे बहुत सोच समझकर न्यायिक स्वतंत्रता के एक मजबूत पिलर के तौर पर शामिल किया। अब सवाल ये उठता है कि संविधान लागू हुए 70 साल से ज्यादा हो गए। आज के भारत में ये अनुच्छेद कितना प्रासंगिक है? क्या इसका इस्तेमाल सच में होता भी है? हाँ, ये आज भी पूरी तरह प्रासंगिक है और जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सिर्फ किताबों में बंद एक प्रावधान है। अच्छा। हमारे स्रोत बताते हैं कि हाल के सालों में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस शक्ति का प्रयोग किया है। हाँ, कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं, जैसे कि अकेले 2023-24 में ही 15 से ज्यादा कंटेम्प्ट के मामले दर्ज हुए और नतीजे भी अलग अलग रहे। कहीं जुर्माना लगा, कहीं जेल हुई और कुछ मामलों में माफी मांगने पर कोर्ट ने कार्रवाई खत्म कर दी। जी हाँ, और कुछ मामले तो ऐसे हुए जो पूरे देश में चर्चा का विषय बने, जैसे 2020 का प्रशांत भूषण मामला, याद होगा आपको? हाँ बिल्कुल, वो ट्वीट्स वाला मामला। जी, उनके कुछ ट्वीट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही संज्ञान लिया था सुओ मोटो और उन्हें आपराधिक अवमानना का दोषी पाया। सजा के तौर पर उन पर सिर्फ 1 रुपए का सांकेतिक जुर्माना लगाया गया। 1 रुपए का जुर्माना, ये तो बड़ा अजीब सा लगा था। इसका क्या मतलब था? हाँ, ये काफी चर्चा में रहा। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि जुर्माना भले ही सांकेतिक हो, लेकिन ये स्थापित करना जरूरी था कि अवमानना हुई है। और इस मामले ने एक बार फिर से वो जो कंटेम्प्ट कानून और बोलने की आजादी के बीच का तनाव है ना, उसे सामने ला दिया था।
एक और मामला जिसका जिक्र है वो किसी वकील साहब से जुड़ा है। उन्हें कोर्ट के बारे में कुछ कहने पर 4 महीने जेल की सजा सुनाई गई थी। तो ये दिखाता है कि अदालत इसे हल्के में तो नहीं लेती। निश्चित रूप से अदालत इसे अपनी इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी यानी संस्थागत अखंडता और न्याय प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने के लिए एक जरूरी हथियार मानती है। लेकिन जैसा आपने पहले भी इशारा किया था, इस कानून को लेकर गंभीर बहस और कह सकते हैं विवाद भी हैं। हाँ, और ये बहस काफी पुरानी है। एक तरफ न्यायपालिका की गरिमा है, दूसरी तरफ हम नागरिकों का मौलिक अधिकार है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने की आज़ादी, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में है। तो जो लोग इसकी आलोचना करते हैं उनके क्या तर्क हैं? आलोचकों के कई तर्क हैं और वो हमारे स्रोतों में भी झलकते हैं। पहला, कुछ लोग मानते हैं कि ये जो स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट वाला आधार है ना, ये बहुत अस्पष्ट है, वेग है, इसकी व्याख्या कोई कैसे भी कर सकता है। दूसरा, ये तर्क दिया जाता है कि ये कानून आज के जो आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनके साथ शायद ठीक से मेल नहीं खाता, जहां पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की आलोचना करना, उनसे सवाल पूछना, उनकी जवाबदेही मांगना, ये सब तो सामान्य होना चाहिए। सही बात है। तीसरा, एक चिंता ये भी जताई जाती है कि इस कानून का एक चिलिंग इफेक्ट हो सकता है। मतलब लोग शायद कोर्ट या उसके फैसलों की जायज आलोचना करने से भी डरें, इस डर से कि कहीं उन पर कंटेम्प्ट का केस न बन जाए। हाँ, ये चिंताएं तो वाजिब लगती हैं, खासकर एक लोकतंत्र में जहाँ खुली बहस और फीडबैक जरूरी है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या कहना है? क्या कोर्ट ने इन आलोचनाओं पर कभी ध्यान दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अपने फैसलों में इस मुद्दे पर विचार किया है और अदालत का लगातार यही स्टैंड रहा है कि अवमानना की शक्ति खत्म नहीं की जानी चाहिए। अच्छा। उनका तर्क यह है कि ये शक्ति जजों की पर्सनल आलोचना से बचाने के लिए नहीं है, बल्कि न्यायपालिका नाम की जो संस्था है उसकी गरिमा और जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए है। कोर्ट कहती है कि अगर न्यायपालिका पर से लोगों का भरोसा उठ गया तो पूरा लोकतंत्र ही कमजोर हो जाएगा। लेकिन साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि फैसलों की निष्पक्ष और रचनात्मक आलोचना, फेयर एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, वो अवमानना नहीं मानी जाएगी। तो कोर्ट एक तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है कि रचनात्मक आलोचना ठीक है, पर बदनीयती से हमले या न्याय के काम में रुकावट डालना वो स्वीकार नहीं होगा। पर ये बैलेंस बनाना हमेशा आसान नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं। यहीं पर इंटरप्रिटेशन व्याख्या और विवेक का महत्व आ जाता है। हर मामला अपने आप में अलग होता है, उसके अपने तथ्य, अपनी परिस्थितियां होती हैं। चलिए, इस प्रक्रिया को थोड़ा और बेहतर समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं जो हमारे स्रोतों में दिया गया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो कोर्ट के बाहर किसी जज को उनके किसी फैसले को लेकर कोई गंभीर धमकी दे देता है। अब इस सिचुएशन में अनुच्छेद 129 के तहत क्या हो सकता है? देखिए, ऐसी स्थिति में अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया जाता है, चाहे किसी की याचिका से या खुद ही मीडिया रिपोर्ट वगैरह देकर संज्ञान ले, जिसे सुओ मोटो कॉग्निजेंस कहते हैं, तो सबसे पहले प्रक्रिया शुरू होगी। कोर्ट उस व्यक्ति को एक नोटिस भेजेगी। उस नोटिस में लिखा होगा कि आप पर यह आरोप है और आप बताएं कि आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए। यानी उसे अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलेगा। हाँ, बिल्कुल। नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है, उसे जवाब देने का मौका मिलेगा। फिर अदालत में सुनवाई होगी, प्रोसिक्यूशन अपना केस रखेगा, सबूत देगा। अगर सुओ मोटो है तो कोर्ट किसी वकील को एमिकस क्यूरी बना सकती है मदद के लिए, और आरोपी व्यक्ति अपना बचाव करेगा। और अगर सुनवाई के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि हाँ, इस व्यक्ति ने वाकई जज को धमकाया था, जो कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, तो अदालत उसे अवमानना का दोषी करार दे सकती है और सजा के तौर पर, जैसा कि स्रोत के उदाहरण में है, मान लीजिए कोर्ट 3 महीने की जेल और 2000 रुपये का जुर्माना लगा देती है। अब यहां पर अनुच्छेद 129 की असली ताकत दिखती है। कैसे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और उसे कंटेम्प्ट की सजा देने की शक्ति इसी अनुच्छेद से मिली है। इसलिए इस फैसले के खिलाफ आमतौर पर क्रिमिनल अपील का रास्ता नहीं होता है। कोई अपील नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है, सजा फाइनल हो गई। सामान्य प्रक्रिया के तहत हाँ, सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट के मामले में दिया गया फैसला फाइनल माना जाता है। हालांकि बहुत ही सीमित आधार पर, जैसे रिव्यू पिटिशन या क्यूरेटिव पिटिशन जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेमेडीज शायद उपलब्ध हों, लेकिन एक रेगुलर अपील का रास्ता बंद होता है। ये इस शक्ति की गंभीरता और उसकी अंतिम प्रकृति को दिखाता है। ये वाकई इस शक्ति को बहुत असरदार बनाता है। तो हमने आज अनुच्छेद 129 के दोनों अहम पहलू, अभिलेख न्यायालय के तौर पर सुप्रीम कोर्ट का दर्जा और उसकी कार्यवाहियों का स्थायी महत्व, और अवमानना की शक्ति जिससे वो अपनी गरिमा
और आदेशों की रक्षा करता है, इन दोनों को काफी विस्तार से समझा। जी। हमने इसका ऐतिहासिक संदर्भ देखा, डॉक्टर अंबेडकर के विचार जाने और आज के समय में इसकी प्रासंगिकता और इससे जुड़े जो मुश्किल सवाल है उन पर भी बात की। बिल्कुल। अगर सार में कहें तो अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट को वो इंस्टीट्यूशनल मजबूती देता है जिससे वो देश की सबसे बड़ी अदालत के रूप में असरदार तरीके से काम कर सके। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होना उसके फैसलों को कानूनी वजन देता है। हाँ। और अवमानना की शक्ति उस वजन को बनाए रखने में मदद करती है। ये दोनों मिलकर ही न्यायिक स्वतंत्रता, निष्पक्षता और कानून के शासन को पक्का करने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि न्यायपालिका बिना किसी डर या तरफदारी के बाहरी दबावों से आजाद होकर संविधान और कानून के हिसाब से अपना काम कर सके। और साथ ही ये भी पक्का करता है कि न्याय के काम में कोई बाधा न डाले और अदालती आदेशों की इज्जत हो, ताकि न्याय सिर्फ कागज पर न रह जाए बल्कि हकीकत में मिले। तो आज के इस गहरी चर्चा के आखिर में हम सुनने वालों के लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ना चाहेंगे। ये सवाल हमारे स्रोतों से ही निकलता है, लेकिन इसका कोई सीधा या आसान जवाब शायद नहीं है। जरूर एक विचारणीय बिंदु। सवाल ये है, एक जीवंत लोकतंत्र में जहां नागरिकों को खुलकर अपनी बात कहने की आज़ादी यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बुनियादी संवैधानिक मूल्य है, वहीं न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गरिमा बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। तो इन दोनों महत्वपूर्ण संवैधानिक मूल्यों के बीच मतलब बोलने की आज़ादी और न्यायपालिका की अवमानना से सुरक्षा, एक सही और टिकाऊ संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, खासकर तब जब स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट जैसे प्रावधानों की व्याख्या का सवाल आता है। ये एक लगातार चलने वाली चुनौती है जिस पर सोचते रहना जरूरी है।